सरायकेला जिले में बालू के खेल के बीच जो भी आएगा उसका यही हश्र होगा, चाहे वह कोई भी हो। जी हाँ, शुक्रवार देर रात तिरुल्डी में यही हुआ। अवैध रूप से रात के अंधेरे में बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर को रोकना और इसकी सूचना पुलिस को देना स्थानीय पत्रकार को महंगा पड़ा। पत्रकार विद्युत महतो जो आज अखबार से ईचागढ़ को देख रहे हैं, उसे सूचना मिली कि वो तिरुल्डी थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बालू खनन कर माफिया बंगाल की ओर जा रहे हैं। इसकी सूचना पर विद्युत ट्रैक्टर का पीछा करते तिरुल्डी थाने के पास ट्रैक्टर रुकवा कर थाना प्रभारी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी गई, मगर विद्युत को यह उल्टा पड़ गया और ऑन ड्यूटी जवान उसे गोली मारने की धमकी दे गए। जब विद्युत अड़ गया तो तिरुल्डी पुलिस ने इसे अपनी शान में गुस्ताखी मानते हुए आधी रात में उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। उसके पैर बुरी तरह जख्मी हुए। पिटाई के बाद पुलिस कर्मियों ने विद्युत के मोबाइल भी तोड़ डाले। विद्युत चीखता चिल्लाता रहा। वर्दी और माफियाओं के सह पर तिरुल्डी थाना के पुलिस कर्मियों ने उसकी एक न सुनी और अधमरा कर आधी रात को थाने के बाहर ही छोड़ दिया। डंडे की मार से विद्युत बुरी तरह चोटिल हो गया। काफी देर बाद जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो स्थानीय साथी, पत्रकार व अन्य लोगों के सहयोग से उसे तिरुल्डी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रातों रात ईचागढ़ स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया, मगर वहां भी स्थिति बिगड़ने पर शनिवार तड़के विद्युत को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। प्रेस क्लब ने ली संज्ञान। वहीं इस घटना के बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। रात से ही पत्रकार दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने तत्काल थाना प्रभारी से मामले की जानकारी लेते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। साथ ही घायल पत्रकार के समुचित इलाज का प्रबंध कराने की मांग थाना प्रभारी से की है। उधर पत्रकार संगठन AISM ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए तत्काल घायल पत्रकार को उचित इलाज और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की चेतावनी दी है। जिले के पत्रकार तिरुल्डी पुलिस के इस नीच हरकत से आक्रोशित हैं। आदितपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। हमारा आपको हम उधर क्या बोलते बालू का ट्रैक्टर वालों को लेके हम आ रहे थे उधर से, जो कि इलीगल का काम कर रहा था, जो कि हम थाना प्रभारी को हम सूचना उससे पहले कर चुके थे। गाड़ी को लेके हम आ रहे थे, गाड़ी थाना के बाहर हम लगा चुके थे। गाड़ी जब थाना के बाहर लग चुका था, उसके बाद हम थाना प्रभारी को कॉल कर रहे थे। उससे पहले मेरे को उन लोग इशारा किया कि फायरिंग करेंगे, कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं। मेरे को पूरा धमकी देने लगा। हम बोले कि हम प्रेस से हैं, ये गाड़ी जो है ये गाड़ी इलीगल गाड़ी है, गाड़ी लेके बंगाल की ओर से जा रहा है, झारखंड से बंगाल लेके जा रहा है। उसके बाद तब पर भी उन लोग माना नहीं, सुना नहीं। उसी टाइम उन लोग बोला कि नहीं, हम पब्लिक बोल रहे कि तुम कौन है, कहाँ से। हम बोले कि हम बार बार बोले, 2 बार 3 बार 4 बार हम बोले कि सर हम प्रेस से हैं, प्रेस से हैं, आज से हम विद्युत हैं, आज से हम विद्युत हैं। बहुत बार उन लोग हम वो किए कि सर हम आज से हम विद्युत बोल रहे हैं, आज से हम विद्युत है, गाड़ी इलीगल गाड़ी है, आपका थाना के बाहर खड़ा है। अब लोग थाना के बाहर निकलिए, लेकिन उन लोग आया नहीं। क्या किया? जब उन लोग पहुंचा नहीं, जब उन लोग पहुंचा नहीं तो उसी टाइम हम थाना से आगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़े। कहाँ का मारा? मेरे को इतना मारा, घुटना के नीचे बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मारा, डंडे मारे मार। अभी हम चलने का भी लायक नहीं है। हम क्या थाना से आगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़े। कहाँ का मारा? कहाँ का मारा? मेरे को इतना मारा, घुटना के नीचे बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मारा, डंडे मारे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग के साथी विद्युत महतो के ऊपर में कल एक मैंने कहा जाए न्यूज़ खबर करने के दौरान में जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि तिरुल्डी थाना प्रभारी राकेश मुंडा और उनके संतरियों ने विद्युत महतो के ऊपर में हमला किया है। मतलब ये कह सकते हैं उनको मारा है, बुरी तरह से मारा है। तो कल रात को मेरी थाना प्रभारी से बात भी हुई थी, तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। मैंने कहा आपको घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे घटना की पूरी जानकारी, लेकिन मारा किसने ये मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि आप लोगों के सामने उसको किसने मारा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस बात की निंदा करता हूं और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कल रात जो ये घटना हुई है सिर्फ बालू को लेकर के घटना घटित हुई है। अब बालू जो कि अभी पूरे झारखंड में एक खनन को लेकर के देखा जाए, जैसे एक माफियाओं का पूरा घेरा बना हुआ है और माफियाओं की इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए पत्रकार कवर करने जाते हैं, तो उस पर अगर हमला प्रशासन ही करे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर
शासन प्रशासन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, यहाँ की जनता को देखना चाहिए, प्रशासन को खास तौर पर देखना चाहिए। ये इस मुहिम के बारे में जो ये बालू के घटनाक्रम हुआ, मैंने यहाँ के जो एसपी आनंद प्रकाश हैं, माननीय आनंद प्रकाश, श्री आनंद प्रकाश जी को मैंने बताया, पूरी घटना की जानकारी मैंने उनको दी, तो उन्होंने कहा कि अगर ये घटना घटी तो मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि अगर ये थाना प्रभारी के द्वारा हुआ है तो मैं इस पर बात करता हूं और आपको पूरी जानकारी दूंगा इस विषय में। ये मेरी उनसे बात हुई थी। अभी उनका क्या स्थिति है? अभी विद्युत महतो से हम लोग सारे साथी मिलकर के आए हैं। विद्युत महतो का जो पैर है, वो राइट हैंड वाला जो पैर है, वो पैर उनका उठ नहीं रहा है। तो हम डॉक्टरों से भी हम लोगों ने बात की थी, डॉक्टरों ने भी उनको देखा, देखने के बाद उनका एक्सरे वगैरह सब हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद अब डॉक्टर आगे की बात करेंगे कि डॉक्टर क्या करना है नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो बात अब हम लोगों ने इस पर पूरे विद्युत महतो से बात करने के बाद और हम सारे जितने भी साथी हैं, पत्रकार साथी, मिलकर इस पर एक निर्णय लिए हैं कि अगर हमारे पत्रकार साथी पर इस तरह की सोची समझी से कह सकते हैं, अगर रणनीतिगत अगर उस पर हमला किया गया है तो हम लोग इस पर भी कुछ ना कुछ सोच करके फैसला लेते, और लेने से पहले हम लोग जितने भी साथी, सबका फैसला यही हुआ है कि हम लोग उस पर केस करेंगे और हम लोग इस पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि जब उस नाम क्या है भाई, सीधी सी बात है, प्रशासन ने उसके ऊपर हमला किया, प्रशासन का वहाँ पर मौजूद और कोई नहीं है। विद्युत महतो वहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि जो थाना प्रभारी है और वहाँ के संतरी है, उन्होंने उस पर हमला किया। नाम कैसे नहीं आ रहा? नाम तो पूर्ण रूप से नाम आ रहा है, नाम तो सीधा बता रहे हैं कि भाई राकेश मुंडा जो वहाँ के थाना प्रभारी है उनका नाम वो ले रहा है, और जो उनके संतरी है वो, और राकेश मुंडा से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि राकेश मुंडा वहाँ मौजूद थे, ये खुद कह रहा है विद्युत महतो। तो हम लोग भाई वहाँ के जो विद्युत महतो, तो हम लोग भाई वहाँ के जो खबर करने का और वहाँ के गाँव वाले जो लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो उनकी बात को मानेंगे ना। हम थाना के सामने से बालू की गाड़ी निकल रही है, बालू की गाड़ी सामने दिख रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, उसके मोबाइल को क्षतिग्रस्त किया, आखिर उस मोबाइल को क्यों तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय क्यों किया गया? सीधी सी बात है, हमारे पास तो फुटेज है कि वहाँ से बालू की गाड़ी निकल रही है। बालू को लेकर के एसपी साहब को बहुत पहले ही बताया गया था, और वहाँ उन्होंने खुद, वहाँ के जो डीएसपी हैं संजय सिंह, उनको खुद एक चिट्ठी लिख करके बताया है कि भाई वहाँ बालू की गाड़ी नहीं चल रही, ताकि वहाँ बालू गाड़ी क्यों चल रही है, इस सोचने पर मजबूर है। और गाड़ी जब पकड़ी गई है, गाड़ी हमारे पास फुटेज मौजूद है, गाड़ी को थाना प्रभारी ने क्यों छोड़ा, जांच का विषय है इस पर। आप खुद जांच करवाइए इस पर, आपको खुद पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईचागढ़ और तिरुल्डी में मैंने कह दिया जाए कि जिस तरह सबसे ज्यादा पूरे राज्य में मुझे कह सकता हूं कि मैं उस जगह पर वहां पर बालू की गाड़ी चल रही है। आप लोग वहां के पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। और सबसे पहली बात है कि जो तिरुल्ली थाना के में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसको भी जांच कराया जाए, क्या हुआ था वो चीज को पता चल जाएगा कि ये किसकी दोषी है। हाँ, साफ तौर पर पता चल जाएगा अगर सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला जाए पर बालू गाड़ी खड़ी थी या नहीं थी, ये भी प्रमाण आपको मिल जाएगा साफ तौर पे हो गया। इसमें आप देखिए, इसको इस पर जांच का भी जांच कराना चाहिए। साफ तो लगता है कि पैसों का व्यापार का खेल है, जिसमें हमारे एक गोल्डन, जिसको कहते हैं ना कि गोल्डन अभ्रक है वो, उसके पीछे मैं कह सकता हूं कि प्रशासन जितने सक्रिय, उससे ज्यादा सक्रिय वहां के माफिया हैं। बालू को गोल्डन अभ्रक का नाम इसलिए दिया गया है, ब्राउन गोल्ड उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको ही पता है पूरे झारखंड में बालू उत्खनन पर रोक है, और वो सारे माफियाओं का राज जो है उस बालू के ऊपर में लगा हुआ है, उस गोल्डन ब्राउन के ऊपर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? उसको रोकना चाहिए था, उस पर जांच देखना चाहिए था। आखिर जब मेरा पत्रकार साथी ये बात साफ तौर पर कह रहा है कि वहां पर वो बालू की गाड़ी निकल रही थी और थाना प्रभारी ये कह रहे कि वहां बालू गाड़ी नहीं निकल, तो मेरे भाई ने जिस तरह कहा, सुदेश जी ने, कि सीसीटीवी फुटेज वहां लगा तो उस पर जांच देखना चाहिए और जांच करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब वहां सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, आप देखिए बालू गाड़ी निकल रही है नहीं निकल रही है, बात खत्म। तो सर, लगातार इस तरह से पत्रकारों के साथ जो घटना घट रही है, इस पर संगठन की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। पत्रकारों के ऊपर हमला, देश के चौथे स्तंभ पर हमला होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, शर्मनाक हमला है। इस पे एक सुरक्षा कानून बनना चाहिए और सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने पत्रकार सुरक्षा बीमा लागू किया है, उसी तरह झारखंड सरकार को इस पर भी सुरक्षा नियम लागू करना चाहिए। ये हमारी मांग है, हम लोगों की मांग को उनको सुनना चाहिए सीधे तौर पर। अगर ये हमला हुआ है तो इस पर सरकार को सोचने पर मजबूर होना चाहिए। सारे पत्रकार इधर एकजुट हैं, और सारे पत्रकार अगर लिखना बंद कर देंगे तो ये दिखना बंद हो जाएंगे। इनको सोचने पर हम मजबूर कर देंगे, सीधी सी बात है। सरायकेला जिले के आदिपुर थाना पुलिस ने जयप्रकाश उद्यान से हथियार लेकर घूम रहे बिहार के गया जिले के एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी का नाम सहेंद्र पासवान है, जो बिहार के गया जिले के अलीपुर थाना अंतर्गत बोहिया गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए आदिपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जयप्रकाश उद्यान के समय संदिग्ध अवस्था में एक युवक घूम रहा है, जिस पर एक टीम को छापेमारी के लिए वहां भेजा गया।
टीम को देखकर युवक भागने लगा, जिसे खदेड़ कर टीम द्वारा पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में उसके पास एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में युवक ने बताया कि वह शौकिया हथियार लेकर घूम रहा है। वैसे बिहार से यह युवक यहाँ क्यों आया, फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। हाँ, आज दिनांक 23/12/21 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। उसी का सत्यापन किया गया तो उसके बैग से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस मिला है, जो गया बिहार का रहने वाला। ये जब पूछताछ के दौरान कहाँ से लाया था या फिर कहीं? ये बताया कि अपने शौक के लिए अपने गांव तरफ से ही एक आदमी से लिया था और अपने शौक के लिए अपने पास रखा है। इस घटना को अंजाम देने के इरादे से तो नहीं घूम रहा था? इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाला जा रहा है और जो बात प्रकाश में आएगी उसको देखा जाएगा। जो पकड़ा है वो यहाँ के रहने वाले या कहीं और के? वो गया के रहने वाले हैं, बिहार गया के। तो यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ घूमने आए थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम सहेंद्र पासवान, पिता चंद्रिका पासवान बोलियो, अलीपुर थाना, गया बिहार। कहाँ पर इनको पकड़ा, गिरफ्तारी किए गए हैं? यहाँ जयप्रकाश। घाटशिला के दाहीगोड़ा एसकेएम पब्लिक स्कूल में अपने देश की आजादी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। मौके पर विद्यालय के मुख्य निर्देशक विवेकानंद उपाध्याय, प्राचार्य महोदय विपिन कुमार सिंह, उप प्राचार्य महोदय प्रवीण नमाता एवं शिक्षिका पिंकी सुंडी की उपस्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। अवसर पर विद्यालय के मुख्य निर्देशक विवेकानंद उपाध्याय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि देता है। स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उन्होंने जो साहसिक कदम उठाए हैं, आजाद हिंद उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मौके पर शिक्षिका पिंकी ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. As we know that Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack to Prabhavati Dutt Bose and Janakinath Bose. His father was a successful lawyer in Cuttack and received the title of Rai Bahadur. Netaji did his schooling from the Protest European School in Cuttack. After he did baccalaureate from Presidency College, he was very much influenced by the teaching of Swami Vivekananda Ji and Ramakrishna. After reading this work at the age of 16, he was sent to the University of Cambridge in England to prepare for the Indian Civil Service. In 1920, he passed the civil service examination, but in April 1921, after hearing